आज हम देखेंगे संस्कृति के उपादान या संस्कृति के अंग और उसके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसके अंतर्गत हमने संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और संस्कृति के प्रकार की चर्चा की थी। आज हम उसके तत्वों की चर्चा करेंगे कि संस्कृति किन तत्वों से मिलकर के बनती है और कौन कौन से उसके सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृति के उपादान या उसके अंग। तो हम कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक संरचना और संगठन होता है। यह संरचना कई तत्वों, इकाइयों और भागों से मिलकर के बनता है। ये सभी तत्व इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होती है, जिससे संस्कृति में एक व्यवस्था या एक संतुलन जो है वह दिखाई देता है। अगर हम संस्कृति की संरचना की बात करें तो यह मुख्य रूप से 4 उपादानों या 4 भागों से मिलकर बनी होती है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला हम कहते हैं सांस्कृतिक तत्व। तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक तत्वों को अर्थपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ समुच्चय है ये। तीसरा सांस्कृतिक प्रतिमान है, संकुलों का अर्थपूर्ण योग है ये। और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र, अर्थात एक संस्कृति कितने क्षेत्र में कितनी दूरी तक फैली हुई है उसकी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखें सांस्कृतिक तत्व क्या है। तो सांस्कृतिक तत्व की हम बात करें तो हम कहते हैं क्रोबर कह रहे हैं कि संस्कृति का न्यूनतम परिभाष्य तत्व है, अर्थात सबसे छोटी इकाई है। हर्ट्ज़कोविस्ट कहते हैं एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई संस्कृति है। इसी प्रकार से होबल की बात करें तो वह कहते हैं एक सांस्कृतिक तत्व व्यवहार का एक प्रकार है। इस प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न एक भौतिक वस्तु है जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई माना गया। अर्थात इस अर्थपूर्ण इकाई को हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। अगर हम इसे और आगे विभाजित करें तो इसका कोई उपयोग नहीं रहता है, हम उसको काम में नहीं ले सकते हैं उस रूप में। तो इसलिए हम कहते हैं बहुत छोटी से छोटी इकाई जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जो सांस्कृतिक तत्व हैं यह भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों ही पक्षों के अंतर्गत दिखाई देती हैं। सांस्कृतिक तत्वों की विशेषता के बारे में देखें तो हम कहते हैं प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का अपना एक इतिहास होता है, चाहे भौतिक हो चाहे वह अभौतिक हो, दोनों का अपना एक। अर्थात अभौतिक संस्कृति है तो हम बता सकते हैं कि कौन सी परंपरा कब किस रूप में शुरू हुई, कब कब उसमें क्या परिवर्तन आए और वर्तमान में वह किस रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। दूसरी बात हम कहते हैं गतिशीलता। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व जो है वह गतिशील होता है। दूसरे सांस्कृतिक तत्वों के संपर्क में आने पे या दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आने पर उसमें परिवर्तन घटित होता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो संचार माध्यमों की उपस्थिति के कारण इस गतिशीलता में तीव्रता से वृद्धि हुई है। आज विश्व में कहीं पर भी नवीन सांस्कृतिक तत्व उदय हो, शीघ्रता से वह दूसरी संस्कृतियों तक फैल जाते हैं क्योंकि संचार के साधन उपलब्ध हैं हमारे पास। तीसरी बात हम कहते हैं सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अर्थात हम एक सांस्कृतिक तत्व की बात करते हैं तो दूसरे सांस्कृतिक तत्व होने पर ही उसका अस्तित्व वहाँ पर बना रहता है। अर्थात हम कहते हैं कि एक पेन है तो हम ये कहते हैं कि पेन के साथ में कागज़ भी अवश्य होगा, क्योंकि कागज़ नहीं है तो पेन का कोई उपयोग वहाँ पर नहीं है, इसलिए कागज़ वहाँ पर अवश्य मौजूद होगा। तो एक के साथ में दूसरी चीज़ें हमेशा उपस्थित होंगी और उसी कारण उसका अस्तित्व बना रहता है। अगर हम उसका उपयोग नहीं कर लेते तो वह धीरे धीरे तत्व समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी संस्कृति में से वह अलग हो जाते हैं, विलुप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें सांस्कृतिक संकुल।
जब कई सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हम उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। हुबल कहते हैं सांस्कृतिक संकुल परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित सांस्कृतिक तत्वों का एक जाल है। अर्थात बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व जब आपस में अर्थपूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो वह सांस्कृतिक संकुल कहलाते हैं। क्या हो सकता है? एक वाक्य, अलग अलग शब्द उसके अंदर है, वो सब शब्द अपने आप में एक सांस्कृतिक तत्व हैं। जब ये शब्द अर्थपूर्ण रूप में एक साथ जुड़ते हैं तो वह एक वाक्य का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कोई भी खेल ले लीजिए, हर चीज़ अपने आप में अलग है। क्रिकेट देखें हम तो क्रिकेट पे एक बॉल है, स्टंप है, बैट है, खिलाड़ी हैं, पैरों पे बांधने के गार्ड्स हैं, ग्लव्स हैं, हेलमेट हैं, सब अपने आप में एक अलग अलग सांस्कृतिक तत्व हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें अर्थपूर्ण रूप में एक साथ जुड़ेंगी, नियम कायदे कानून हैं उनके, खेल का मैदान है, सब अर्थपूर्ण रूप से जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तभी वह क्रिकेट कहलाएगा, अन्यथा वह क्रिकेट नहीं कहलाएगा। तो हम कहते हैं सांस्कृतिक संकुल में बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तीसरी बात हम देख रहे हैं सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है उस अवधारणा को रूथ बेनेडिक्ट ने सामाजिक मानवशास्त्र में प्रस्तुत की। उनका कहना है संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है जो संस्कृति को एक विशेष दिशा और स्वरूप प्रदान करती है। सांस्कृतिक प्रतिमान में सांस्कृतिक संकुल विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। बेनेडिक्ट ने 3 प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिमानों की चर्चा की है। उनमें पहला प्यूबलो, दूसरा डोबू और तीसरी क्वाक्टिल प्रतिमानों की बात कही है। सदरलैंड कहते हैं संस्कृति संपूर्ण के एक प्रकार के सामान्यकृत चित्र के रूप में संकुलों का संग्रह सांस्कृतिक प्रतिमान है। अर्थात जब बहुत सारे सांस्कृतिक संकुल अर्थपूर्ण रूप में एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो वह सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। हर्ट्ज़कोविस्ट कहते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन है जो उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के तरीकों को संबद्धता, निरंतरता व विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। अर्थात हम देखें तो वो कह रहे हैं कि एक संस्कृति के तत्वों का, अर्थात संस्कृति के तत्वों से संकुल और संकुल से मिलकर के प्रतिमान, तो तत्वों का ही एक वृहद स्वरूप जो है मिलजुल करके बना हुआ वह प्रतिमान है। और उस समाज के जो लोग हैं उनके व्यवहार के अंतर्गत हम उस सांस्कृतिक प्रतिमान को देख सकते हैं, क्योंकि वह उनके व्यवहार के, उनके जीवन जीने का जो तरीका है उसके अंतर्गत वह प्रतिबिंबित होता रहता है और उनके उस व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखें सांस्कृतिक क्षेत्र। प्रत्येक संस्कृति का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक फैलाव होता है। जब हम 2 संस्कृतियों की तुलना करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो संस्कृतियाँ भौगोलिक रूप से निकट हैं उनके सांस्कृतिक तत्व, संकुल और प्रतिमानों में अधिक समानता है और जो दूर हैं उनके अंतर्गत यह कम दिखाई देता है। हर्ट्ज़कोविस्ट कहते हैं वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। हुबल कहते हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो क्षेत्र से
बाहर हैं। अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक संस्कृति का फैलाव कहाँ तक है, कहाँ तक सांस्कृतिक तत्वों में समानता मौजूद है। जितनी अधिक सांस्कृतिक तत्वों में समानता होगी हम संस्कृति का फैलाव उतना ही अधिक मानेंगे, और जितनी कम समानता होगी हम उतना ही फैलाव कम मानेंगे। तो जितनी अधिक समानता होगी फैलाव जो है वह उतना ही अधिक देखा जाएगा। अगर हम संस्कृति की जो ये उपादान हैं उनके उदाहरण दें कि कैसे ये सारी चीज़ें बनती है, तो सांस्कृतिक तत्वों को देखिए। थाली, चम्मच, कटोरी, ग्लास, सीमेंट, पत्थर, लोहा, कुर्सी, टेबल, ये सब अपने आप में एक अलग सांस्कृतिक तत्वों के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर सांस्कृतिक संकुल की बात करें, भोजन, वाक्य, वैवाहिक क्रियाएं, खेल, ये सब मिलकर के अलग अलग जो है वह सांस्कृतिक संकुल के उदाहरण हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान की बात करें तो हम कह सकते हैं मकान। आपका मकान का जो निर्माण है वह उस संस्कृति के अनुरूप होगा जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं। हर जगह पर हम इसीलिए एक जैसे मकान नहीं देखते हैं। हर जगह के मकानों में कुछ भिन्नता हमको दिखाई देती है, और वो भिन्नता उस संस्कृति प्रतिमान के कारण हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक क्षेत्र। अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र देखें तो राजस्थान की ही अगर हम बात करें तो राजस्थान में अलग अलग जो सांस्कृतिक क्षेत्र है, एक मेवाड़, मारवाड़, ब्रज, हाड़ौती, शेखावाटी, ये अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। यहाँ की संस्कृतियों में आप मारवाड़ की संस्कृति है तो मारवाड़ के इलाके का जो क्षेत्र है वहाँ पर उन सांस्कृतिक तत्वों को देखोगे। दूसरी जगह पर वह सांस्कृतिक तत्व इतने मुख्यता से उभरते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सांस्कृतिक तत्व हैं, और उसी आधार पर हम इन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। अब देखें संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत। संस्कृति हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में अनुकूलन स्थापित करती है, अर्थात समय समय पर उसमें परिवर्तन होने के साथ ही विकास भी होता है। मानव शास्त्री विकास के इस स्वरूप को जानने के साथ ही संस्कृति का प्रारंभिक स्वरूप भी जानना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया कि संस्कृति का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, संस्कृति प्रारंभ में कहाँ पर उदय हुई, कहाँ से यह फैलना प्रारंभ हुई, किन किन जगहों पर यह फैली। तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पर प्रस्तुत किया है। कुछ सिद्धांत हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। उसमें पहला है उद्विकास का सिद्धांत। दो भागों में यह देखा जाएगा। पहला, प्रारंभिक उद्विकास का सिद्धांत। जब जीव वैज्ञानिक डार्विन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसका प्रभाव सभी विषयों पर पड़ा, और समाजशास्त्री और मानवशास्त्री भी इससे अछूते नहीं रहे। तो उन्होंने भी इस उद्विकास के सिद्धांत को संस्कृति, परिवार, समाज आदि के ऊपर लागू करने का प्रयास किया, और देखा कि क्या वास्तव में समाज का भी उद्विकास होता है। तो उस उद्विकास के सिद्धांत को हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रारंभिक उद्विकास के सिद्धांत में जो कमियां रही उन्हें दूर करने के लिए दूसरा ही सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसे कहा गया नव उद्विकासवादी सिद्धांत। उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आया वह है प्रसारवादी संप्रदाय, कि संस्कृति एक जगह उद्भव हुआ और उसका फिर प्रसार पूरे विश्व के अंतर्गत हुआ, तो इसको उन्होंने प्रसार कहा। लेकिन सबसे पहले संस्कृति का उदय कहाँ पर हुआ, इस बात को लेकर के तीन अलग अलग संप्रदाय यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पहला ब्रिटिश संप्रदाय, या इसे हम पान इजिप्शियन संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा कल्चर क्रीस या जर्मन संप्रदाय। तीसरा अमेरिकन संप्रदाय। तो ये लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से इन्होंने संस्कृति के उदय का स्थान माना है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद है
पर संस्कृतिकरण अर्थात दूसरों की संस्कृति को ग्रहण करना, उसकी बात करेंगे कि प्रसार हुआ और दूसरों की संस्कृति को अलग अलग कारणों से व्यक्ति ग्रहण करता है, तो वह पर संस्कृतिकरण की बात है। और लास्ट है नवाचार, कि संस्कृति का उदय अलग अलग जगह पर होता रहा और संस्कृति के अंतर्गत नवीन चीज़ों का खोज भी होती रही और इस खोज के कारण ही, इन खोजों के कारण ही संस्कृति का विकास होता गया। तो ये 4 सिद्धांत हैं। हम संस्कृति के संदर्भ में अगला जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे।